हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? इसे समझाने के लिए 3 उदाहरण आपके सामने अगर मैं दूं तो बीते दिनों एक न्यूज आई कि भाई दुबई के एरिया में जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, बाढ़ आ गई। 2 साल की बारिश एक दिन में हो गई। और कभी यह न्यूज आती है कि बिहार जैसा एरिया जहां पर 40 से ज्यादा नदियां बहती हैं वो सूख चुकी हैं। और अभी यहां आप देखेंगे साइलेंट चेरनोबिल, ये एक डिजास्टर रहा था, आई थिंक आपने नाम सुना होगा। और यह डिक्लेयर करा जा रहा है ड्राई होते हुए अराल सी को। क्या रीजन है कि इस क्षेत्र को, इस जगह को अब साइलेंट चेरनोबिल कहा जा रहा है? सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यहां आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इतना बड़ा एरिया है बेसिकली किसका, अराल सागर का। परंतु अगर मैं आपसे कहूं तो 1960 की डेट से यह सूख रहा है। और इसे साइलेंट चेरनोबिल कहने के पीछे का रीजन आप इस इमेज में ध्यान से देख पाएंगे कि कुछ इस आकार का वृहद आकार में हुआ करता था कभी अराल सागर। आज के समय 3 हिस्सों में टूटकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और ध्यान से जरा देखिएगा, मानव का एक क्रूर चेहरा इसमें आपको दिखाई देगा। जहां पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो झील जो कभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील थी, आज वहां पर झील के स्थान पर धूल से बना हुआ मरुस्थल बन चुका है और बकायदा इसका नाम रखा गया है। आज के समय अराकान झील एक मरुस्थल में बदल रही है। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं तो ये अब एक मरुस्थल का नाम हो चुकी है। अब अगर मैं आपसे चर्चा कहूं कि भाई इस क्षेत्र को हम आज के समय साइलेंट चेरनोबिल के नाम से क्यों इंडिकेट कर रहे हैं, तो जरा इस पर सबसे पहले गौर करिएगा कि इसकी लोकेशन क्या है। यहां आप ध्यान से देख पाएंगे कि यह है भाई एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो अराल सागर, एक समय पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील। और यहां पर विसर्जित होती हुई ये 2 बड़ी नदियां यहां आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां 2 नदियां हैं, अमू दरिया और सिर्रे दरिया। यहां आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो जो आज नॉर्थ अराल, साउथ अराल और अराल, ये 3 भाग में डिवाइडेड है। कभी एक हुआ करती थी और यहां से 2 बड़ी नदियां आती थीं। एक का नाम है भाई अमू दरिया जो आज के समय साउथ अराल में जा रही है, और एक का नाम है सिर्रे दरिया जो यहां से होते हुए जो है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ अराल में अपना जल विसर्जित कर रही है। अब प्राइमरली तो ये कि भाई 1960 के बाद आज के समय इस झील के सूखने का कारण क्या है। तो अगर मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहूं तो इसके सूखने का या गायब होने का जो वैज्ञानिक कारण, जो साइंटिफिक रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि भाई बढ़ती हुई जनसंख्या ने, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ने जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी डिमांड को बढ़ाया। और इस एग्रीकल्चरल लैंड की डिमांड ने कहीं ना कहीं जो है वो नदियों पर एक्सेसिव लोड डाला। अब भाई जो अराल सागर है, अराल सागर में जो जल पहुंचता है, ये जल मेनली जो है वो अमू दरिया और सिर्रे दरिया नामक 2 बड़ी नदियों के माध्यम से आता है। अब ये जो 2 नदियां हैं, इन दोनों नदियों के जल स्तर में सिग्निफिकेंट डिक्लाइनेशन देखा गया है बीते वर्षों में। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो डिक्लाइनेशन है ये एंड ऑफ द डे कहां लेकर जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो अराल सागर का साइज है, यानी कि एक्चुअल जो साइज है अराल सागर का, अराल सागर उसका केवल 10% ही शेष रह गया है। यानी कि एग्जैक्टली जितना उसका साइज था वो 10% शेष है। और यहां मैं आपको एक बात इंडिकेट करूं तो समझिएगा कि ये जो 10% साइज है ना, ये 10% साइज एक्चुअली में अभी और श्रिंक हो रहा है। जो डेटा मैं आपसे कह रहा हूं ये 2014 का डेटा है, यानी कि साइज में और भी ज्यादा श्रिंकिंग हुई है। आप पीछे यहां इमेज देख पाएंगे कि एक जहाज जो है वो एक रेतीली जगह पर खड़ा हुआ है। इस जहाज को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक मरुस्थल के बीच में ये जहाज का उपस्थित होना मानव के द्वारा करी जा रही क्रियाओं को इंडिकेट कर रहा है। अर्थ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रही है। ध्यान से देखेंगे तो अमू दरिया जो है वो, मैंने यहां इस इमेज को इसलिए लगाया है ताकि एक बात आप समझ सकें
समझ सके इस बात को कि अमू दरिया रिवर जो है आप पाएंगे पामीर के एरिया से आती है और सेंट्रल एशिया तक जा रही है। ये रिवर माइटी रिवर है, ये एक बड़ी रिवर है, ये छोटी नदी नहीं है। पामीर के एरिया से सेंट्रल एशिया की ओर बढ़ते हुए ये कई देशों की जीवन रेखा है और इसका जल स्तर कम होना, यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहां पाएंगे कि पामीर के एरिया से कुछ यहां से गुजरते हुए जब ये रिवर जाती है तो आई थिंक आप पीछे देख पाएंगे इस प्रकार से। यहां जरा मैं इसे क्लीन करूं तो आप देखेंगे कि किर्गिस्तान से पूरी ये रिवर पास होती है और किर्गिस्तान से होते हुए फिर ये आगे जो है वो अपना कोर्स प्ले करती है। तो भाई एक पूरे देश की जीवन रेखा एक बड़े से झील में अपना जल विसर्जित करके इसे फुलफिल कर रही थी वाटर से। आज के समय वहां निर्मित हुआ है डेजर्ट। अब यहां तक की तो कहानी हमें क्लियर है कि भाई अरालकुम जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट वास्तविकता में और कुछ नहीं है, बीते कुछ 30 वर्षों में ये जो है इस कंडीशन पर पहुंचा है कि भाई झील सूखकर एक मरुस्थल बन गई। अब यहां पर प्रश्न यह आता है कि क्या रीजन है कि हम इस मरुस्थल को जो है वो साइलेंट चेरनोबिल कह रहे हैं, एक ऐसी आपदा जिसने हमारे बीते इतिहास में महाविध्वंस मचाया था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है यहां से निकलने वाली डस्ट। अब आप कहेंगे कि सर बेसिकली डस्ट से, केवल और केवल डस्ट से किसी स्थान को चेरनोबिल कह देना यह अतिशयोक्ति नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा ये डस्ट का अमाउंट कितना है। जरा इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 27 मिलियन टन डस्ट जो है वो इमिट कर रहा है, छोड़ रहा है ये धूल से बना हुआ मैदान। मरुस्थल है, तापमान ज्यादा है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां से जो डस्ट इमिट हो रही है ये कुछ और नहीं है, ये महीन डस्ट बेसिकली अर्थ में जहां साइबेरिया वाला एरिया है, आइस शेल्फ है यानी कि हिमनद है, उस एरिया में पहुंचेगी और उस एरिया में अगर ये पहुंचती है, जो कि बट ऑब्वियस है, होना तय है और हो भी रहा है, आप पाएंगे इस डस्ट के कारण जो है वो एक आवरण क्रिएट होगा। और दो वर्ड मेरे ध्यान से सुनिएगा, ये दो वर्ड, ये दो इफेक्ट आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली इसे चेरनोबिल क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट दैट यहां पर जो डस्ट है ये डस्ट कुछ और नहीं, ये एरोसोल की तरह बिहेव करेगी। और ये जो एरोसोल है ये याद रखें, सबसे पहला एरोसोल का होना बारिश इंक्रीज करता है, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज करता है। ना होना बारिश नहीं कराता, पर ज्यादा होना भी बारिश को कम कर देता है, प्रेसिपिटेशन लेस हो जाता है, यानी कि डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा रेनफॉल में। सेकंड सबसे बड़ा इंपैक्ट कि डस्ट एक प्राकृतिक तौर पर अगर उपस्थित हो तो ठीक है, पर यह प्राकृतिक नहीं है, यह हमारे द्वारा निर्मित है और यह डस्ट कुछ और नहीं, एक ग्रीन हाउस पोटेंशियल जो है रखने वाली गैस होती है। सही बताएं तो ये वो कण हैं जिनमें ग्रीन हाउस प्रभाव उपस्थित होता है। ये एरोसोल की कैटेगरीज में आते हैं और इनमें अपना खुद का एक जो है वो ग्रीन हाउस पोटेंशियल उपस्थित होता है, यानी कि उस स्थान का तापमान भी बढ़ेगा। अब जरा ध्यान से देखें तो जो साइबेरिया वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर मैसिव अमाउंट में हिमनद हैं, इन हिमनदों के मेल्ट होने की, पिघलने की गति को ये डस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने वाली है। और इस प्रकार से इंक्रीज होना कहीं ना कहीं एक टाइम बॉम्ब की तरह बिहेव करेगा। वाई? बिकॉज केवल बर्फ का पिघल जाना शायद सुनने में उतना खतरनाक ना लगे, लेकिन इस बात को इमेजिन करें कि वो नदियां जो कभी सूखती नहीं हो, उनका सूख जाना, और वो नदियां जो शायद वर्षों पहले ही अपना जल स्तर खो चुकी हों, वहां अचानक से बाढ़ आ जाना एक महाविनाश, एक मास डिस्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। अतिशयोक्ति हो सकता है आपको लगे, पर जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए, रिसर्चर्स ने कुछ तो नोटिस करा है, तब इसे साइलेंट चेरनोबिल कहा है। चेरनोबिल एक ब्लास्ट से डिस्ट्रक्शन लाया था, ये विदाउट ब्लास्ट बट एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट लाएगा।
सेंट्रल एशिया के लिए एक बड़ी समस्या बनता हुआ ये अराल सी पूरे क्षेत्र को धूल भरा बना रहा है। और धूल के दोनों इंपैक्ट याद रखिएगा। फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये ग्रीन हाउस पोटेंशियल होती है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट अगर ये किसी स्थान पर है तो उस स्थान पर वर्षा पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, क्लाउड फॉर्मेशन डिस्टर्ब होता है। साइलेंट चेरनोबिल। आई थिंक जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और जिस गंभीरता के साथ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था, शायद मैं उसमें सफल हूं। अपने कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, ध्यान से देखिए, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। याद रखें कि स्टडी आईक्यू के मॉर्निंग के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। याद रखिए कि इन बैचेस में आपको प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन जो है वो वन गो में कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज के लिए, बुक्स के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की समस्या फेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो याद रखिएगा कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप से लेके मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी फायदा मिलेगा। और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में स्टडी आईक्यू दिल्ली में अपने प्रीफरेंसेस में बुलाकर आपको आपके आगे की सारी तैयारियां कराएगा। ये सब कुछ ऑन दिस कॉस्ट, बट याद रखिए कि ये कॉस्ट अर्थात 29,999, ये कॉस्ट आपके लिए तभी अवेलेबल होगी जब आप फैकल्टी कोड का यूज करें, दैट इज AK लाइव कोड। इस कोड का यूज करिए, इन बैचेस का पार्ट बनिए, इस उम्मीद के साथ कि मैं इन बैचेस में आप सभी को देखने वाला हूं। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।